Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 हमारे चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 है न्यूटन्स थर्ड लॉ इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो हमने आज डिस्कशन करनी है कि इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ होल्ड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कि टोटली डिपेंड करती है ऑन न्यूटन सेकंड लॉ, तो उसमें हमारे डिफरेंट उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, बहुत ही अपडेटेड और मॉडर्न हमारे पास उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि हम जो फर्स्ट 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 11th 12th ग्रेड तक हम जो फिज़िक्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, हम इस ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल में, हम इसके हायर लेवल पे हायर एजुकेशन में हम सारी इनकी मॉडर्न या अपडेटेड फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी इसका बड़ा रोल है न्यूटन थर्ड लॉ का, लेकिन हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसकी डिस्कशन करनी है कि भी इसके जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो एप्लीकेबल हैं इजी, यानी कि इज न्यूटन्स थर्ड लॉ रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और नॉट। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे मैं शॉर्टली बता दूं, ये होल्ड नहीं करता, बढ़ जाओ छुट्टी करो, लेक्चर ख़त्म हो गया। कैसा दिया फिर, अच्छा था? तो ये मैंने वैसे एक पिक्चर रख दी न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ वी ऑल आर फेमिलियर के फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर। अब जब भी कोई फोर्स लग रही है किसी भी सरफेस पे, किसी भी मटेरियल पे, किसी भी बॉडी पे, तो वो बॉडी अपने मैस के अकॉर्डिंगली वो फोर्स रिएक्शन में इंसर्ट करेगी। अब अगर हम किसी बॉल पे फोर्स लगाएं तो वो अपने मैस के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। अब किसी वॉल पे हम करें तो अब बॉल को धकेलना आसान है, किसी भी दीवार को, अब कितना मैस होता है दीवार का, कितनी मैसिव होती है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हम चार्ज लेंगे, क्योंकि हमने ये देखना है कि अब फोर्स है, दो फोर्सेस है ना, तो हम चार्ज भी दो लेंगे। तो हम देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट में हमें जो चीज़ मिल रही है वो एप्लीकेबल है, जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो होल्ड कर रहे हैं न्यूटन लॉ में कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो चार्ज ले लेंगे। तो इमेजिन अ चार्ज, अब इमेजिन कर लें कि हमारे पास एक चार्ज है Q, वो ट्रैवल कर रहा है इन अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, इमेजिन करना है कि हमारे पास इस तरफ, यानी कि जिस तरफ बैठे देख रहे हो इसी दिमाग में चलना शुरू कर दो और उसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर लो। अब आप चार्ज हो और वो आपका एक्सिस है, तो उस एक्सिस पे हमारे पास जो चार्ज Q है वो ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है। उस स्पीड को हमने दे दिया है नाम v का। ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग, और क्योंकि वो मूव कर रहा है। मूव का मतलब ये नहीं कि वो गोल गोल घूम रहा है, मूव का मतलब ये कि मोशन में है। वो मोशन कोई भी टाइप हो सकती है, जैसे मोशन की टाइप्स पढ़ते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, सर्कुलर, रैंडम एंड एनीथिंग है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गिवन बाय कूलम्स लॉ। कूलम लॉ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई। नेवरथलेस ई स्टिल पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द चार्ज। अभी सिर्फ इसको यहाँ तक देख लो, इक्वेशन ये इसके लिए, इस डायग्राम के लिए इसको अभी स्टेटमेंट को यहाँ तक दे लो। अब ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, उस सेंटर से अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता तो सेंटर से इनवर्ड हमारे पास फील्ड लाइन होनी थी। अब क्योंकि ये सेंटर से आउटवर्ड हमारे पास फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इस वजह से हमने इसको कह दिया है कि ये हमारे पास जो चार्ज है ये है पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इसका फील्ड भी होगा। तो अब ये फील्ड है ना, तो फील्ड की वजह से अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगा, तो उसको हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास डायग्राम, वो क्या कर रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख पढ़ते हैं। इट्स अ फैक्ट दैट बी स्टिल सर्कल्स अराउंड द एक्सिस इन ए मैनर सजेस्टेड बाय द राइट हैंड रूल। अब हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी ये रोटेशन है इसकी, यानी कि ये उसकी डायरेक्शन है आउट ऑफ द सेंटर। हमने इसकी डायरेक्शन देख ली। अब मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है, अगर मैं उसकी डायरेक्शन देखना चाहूँ, ठीक है, अब ये जो चार्ज पड़ा हुआ है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पे पड़े हुए वो
यहाँ पे वो कह रहा है सर्कल्स, यानी कि वो सर्कल की शेप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बना रहा है। अब सर्कल की शेप में कैसे बना रहा है, अब कैसे पता लग गया कि भी यहाँ पे सर्कल में बना रहा है, तो हम इसको राइट हैंड रूल की मदद से देखें। तो ये जो यहाँ पे एक मैंने पिक्चर रखी हुई है, अब इसकी मदद से देखें, थोड़ा सा इसको ऐसे देखें। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो थंब है, अब आप थंब खोलो यार, ओपन करो, अपने थंब को ऊपर की तरफ कर लो। अब जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लो। अब ये हो गया हमारा थंब, और ये वाली फिंगर होगी हमारी क्या कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये हमारी होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये जो ऊपर वाला थंब है ना, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो इन टू दी पेज है, यानी कि ये इन टू दी पेज है, ऐसे इन टू दी पेज है। अगर आउटवर्ड होती तो ऐसे बाहर की तरफ होना था, ठीक है, यानी कि अपने मुंह की तरफ फिंगर करके देखो, तो उस तरफ ये फील्ड लाइन होनी थी अगर आउट ऑफ द पेज होता है। अब इन टू द पेज है, इस वजह से ये जो एरो लगा हुआ है छोटा सा, ये देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये हमें पता लगा कि भी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा फील्ड लाइन का वो इन टू दी पेज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हमारे पास दो चार्ज थे, हमने उन चार्ज की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लिया कि वो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हम चलते हैं कि अब एक चार्ज है वो मूव कर रहा है और दूसरा चार्ज है वो भी मूव कर रहा है, दो चार्ज हम ले गए। अब हमने एक ही फील्ड लाइन और मैग्नेटिक, एक ही ई और दूसरे की बी, और एक ही ई और बी दोनों चीज़ें हम देख लें। अब हम Q1 के लिए तो हमने ये चीज़ें देख ली, अगर हम Q2 के लिए यही देखें, वो भी ई, उनकी भी बी होगी, ई और बी होगा, उनका भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो क्या वो फोर्स यानी कि लगाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम कह देते हैं कि ये जी हमारे पास आ गई एक डायग्राम। अब इस डायग्राम को बस थोड़ा सा समझना है और लेक्चर फिर एंड हो जाना है, मज़े की बात है ना। तो अब मैं इसको डायग्राम को ड्रा करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप के इसको किस तरह हमने अंडरस्टैंड करना है और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो अब सिंपली सबसे पहले ले लेने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेने के बाद हमने दो चार्ज ले लेने हैं, ठीक है। अब ये चार्ज हमारे पास Q1 आ गया और ये हमारे पास आ गया Q2, ठीक है। अब ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज है Q2। अब अगर हम इनका देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर देखें तो क्योंकि ये दोनों हमारे जो चार्ज है ये लाइक वाइज हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि ये जो दोनों चार्ज हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से इनकी फोर्स जो होगी, यानी कि इनकी फील्ड लाइन जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो होंगी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर ये चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये इसको इस तरफ धकेलेगा और ये इसको इस तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो इससे अगर हम उसका कंपोनेंट ड्रा करके देखें FE के, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह कुछ आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर बन के FE, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा FE, ठीक है। तो अब हमने इसकी FE देख ली। अब ये Q1 है और ये Q2 है। अब ये Q2 जो है वो अलोंग y एक्सिस, ठीक है, अलोंग y एक्सिस मूव कर रहा है यहाँ पे ये, और इसकी वेलोसिटी है v2। और अब ये जो चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q1 मूव कर रहा है वेलोसिटी से अलोंग x एक्सिस, जैसे कि अभी ये देखो ना, ये इस इक्वेशन में ये यहाँ पे देखो, अब इसकी डायरेक्शन देखो और इसकी डायरेक्शन देखो, सेम है ना, क्योंकि हमने जैसे प्रीवियस डिस्कशन किया उसी डिस्कशन के अलोंग हमने चलना है। तो जो चार्ज 1 है वो हमारा अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन ये बन रही है, तो इसको हम कह देंगे वेलोसिटी v1, ठीक है। अब वेलोसिटी देख ली हमने, Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और हमने उसकी FE देख ली, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे। अब हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखनी B1 और B2। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है Q1 पर,
Q1 पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, और B पर जो मैग्नेटिक Q2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये बन रही है। यानी कि अगर हम इसको 3D फॉर्म में देखना चाहें, यहाँ पे मुझसे ये थोड़ी सी गलत बन गई है, अगर हम इसको थोड़ा सा 3D में देखना चाहें तो ये दोनों लाइनें एक ही जो है वो फेज़ में चल रही हैं। जैसे कि अब ये देखो, ये अगर जी लाइन है ना, ये वाली जी लाइन, अब ये जो है y पर इस तरह चल रही है B2 B1, और ये जो x है ये इस तरह चल रही है ये B2 है और ये B1 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने इनका देखना है कि भी ये Q2 है, Q2 पे B1 कैसे होगी, और ये Q1 है और Q1 पे B2 कैसे होगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें यही बताती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे प्रूव करते आए हैं कि F1 अगर हम फोर्स अप्लाई करें किसी भी एक बॉडी पर तो फोर्स 1 2 और 2 1, तो इसका क्या मतलब होता है कि फोर्स विद रिस्पेक्ट टू वन बॉडी ऑन द अदर 2 पे, 2 की वजह से 1 पे। तो इसी तरह हमने जो ये B1 लिया है तो हम कहेंगे कि जो चार्ज Q2 है, चार्ज Q2 की वजह से जो चार्ज बन रहा है Q1 पे वो B2 होगा, और जो Q1 की वजह से, यानी कि अब ये देखो ये दोनों बॉडीज़ हैं, अब इस पे Q1 है और ये Q2 है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही हैं। तब इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी Q1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी 2 पर, ठीक है, और Q2 की वजह से होगी Q1 पर। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जी Q2 पे हमारे पास है B1 और Q1 पे है हमारे पास B2, और इनकी हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ये है। तो अगर हम इनकी देखना चाहें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब ये B1 हमने देख लिया और B2 हम फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें। अब हमने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, एक दूसरे को धकेल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड भी देख लिया B1 और B2, अब हम फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लें, उसकी डायरेक्शन क्या होगी FM, ठीक है। तो वो होगी, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह होगी। अब मैं इसको सारे को कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास Q1 रह गया और Q2 रह गया। अब ये हमारे पास है जी FM और ये हमारे पास है FM, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास जो है V2 ये है और B1 ये है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो V है वेलोसिटी है और जो B1 है यानी कि मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, ये हमारे पास दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं V क्रॉस B, ठीक है। अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम जानते हैं कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास रिजल्टेंट में भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। देखो, अगर मेरे पास V है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। अगर मैं उसकी डायरेक्शन ये ले लूँ और मेरे पास B है तो उसकी मैं डायरेक्शन ये ले लूँ, उसके यानी कि कंपोनेंट ड्रा करूँ, तो उसका मैं रिजल्टेंट अगर कोई ड्रा करूँगा तो उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो वो जो डायरेक्शन होगी वो मेरी होगी एक नया प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो भी हमारे पास वेक्टर टर्म ही होती है, ठीक है। तो इसी तरह अब जब ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आ रही हैं, अब एक ही डायरेक्शन ये है और एक ही डायरेक्शन ये है। अब अगर मैं इसको ड्रा करूँ ना तो मेरे पास ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y और z, ये x है हमारे पास, ये y है और ये z है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम कंसीडर कर लें ये हमारे पास z v है और ये हमारे पास y क्या कहते हैं B1 है
और x को अगर हम तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो x पे हम क्या लेंगे FM, ठीक है। तो हमारे पास ये डायरेक्शन बन के आ जाएगी FM की। तो ये इसकी बस थोड़ी सी जो डायग्राम थी उसको समझना था, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं था। क्योंकि अब यहाँ पे इसको हम फाइनलाइज करें कि हमने देख लिया कि ये हमारे पास जो इक्वेशन, ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में ये चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके अलावा हमारे पास इसकी वेलोसिटी है। तो अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को यानी कि धकेल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई भी किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा। तो जो द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ऑफ Q1 ऑन Q2 इज़ इक्वल, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन कौन सी होती है, E और B है ना, जो लोरेंट्ज़ से हमें पता लगती है, तो वो तो इक्वल है बट नॉट ऑपोजिट, वो ऑपोजिट नहीं है। FM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक FM, ये देखो ये ऑपोजिट नहीं है, ये भी और ये भी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इन दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था। अब ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती तो हमारी जो है उसकी थर्ड लॉ की सेटिस्फेक्शन होनी थी। टू द फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q1, जो कि हमारी फोर्स लग रही है Q2 और Q1 पर, इन वायलेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये न्यूटन थर्ड लॉ को वायलेट कर रहा है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में द थर्ड लॉ होल्ड्स बट इन इलेक्ट्रोडायनामिक इट डज नॉट। हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक है, इन दोनों में तो हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो होल्ड करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटोस्टैटिक में। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये होल्ड नहीं करता। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अब पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इसके जो FM है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इन दोनों के अब हमने जब कंपोनेंट ड्रा की हैं तो वो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि भी फोर्स को, जब भी फोर्स लगेगी तो उसको तो डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लें ही ना, ठीक है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लें ही ना, हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिंपली वो इलेक्ट्रिक फोर्स ले लें। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ले लें तो हमारे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स सारी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो बेस करती है वो B और E, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे बेस करती है। तो आगे हम मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि किस तरह हमारी जो ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है वो सारी 4 इक्वेशंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। बल्कि हमने पढ़ लिया है, एक चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लिया है कि भी जो हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स है वो बेस करती है टोटली ऑन 4 इक्वेशन, और वो 4 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन E के लिए हैं और 2 इक्वेशन B के लिए हैं। तो जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तो डेफिनेटली हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे। हम FM को फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम वहाँ पे नहीं साइड पे रख सकते। तो इसी वजह से ये जो न्यूटन लॉ है यहाँ पे होल्ड नहीं करता। तो इस जो चैप्टर है, सॉरी ये जो टॉपिक है, इसके तो नोट्स की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जस्ट एक कंसेप्ट है कि न्यूटन थर्ड लॉ किस तरह वायलेट करता है, यहाँ पे किस तरह वो होल्ड नहीं करता। तो आई होप कि मैं समझाने में कामयाब रहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ज़्यादा खासी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो भी आप ट्राई करें अंडरस्टैंड करने के लिए, और एनी सजेशंस, एनी आइडियाज़ और कोई एडवाइस तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप हेल्पफुल करेंगे कि कोई आइडियाज़ बताएं, क्योंकि एक होता है और एक 11 और 2 होते हैं, 2 और 2 22। तो इसी तरह चलता रहेगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।